तो 2018 में मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट होता है यूं कि मेरी वाइफ की अचानक होती है तबीयत ख़राब, और ये एक नॉर्मल एब्डोमेन पेन था जिसके लिए मैं अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को दिखाने ले जाता हूँ। तो डॉक्टर मुझे एडवाइस करते हैं कि वाइफ की तबीयत सीरियस ना हो, इसलिए मैं उसका हॉस्पिटलाइजेशन करा लूँ और इससे जो मेरा सारा एक्सपेंसेस है वो कवर भी हो जाएगा मेरे हेल्थ इंश्योरेंस में। तो मैं डॉक्टर के एडवाइस को सही मान करके इमीडिएटली अपनी वाइफ का हॉस्पिटलाइजेशन करा देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा कैशलेस फैसिलिटी में सारा एक्सपेंसेस हो। तो उसके लिए मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात करके उनका फॉर्म भर देता हूँ और अप्रूवल के लिए वो ईमेल भी लिख देते हैं। इसके बाद वो 48 घंटे बाद मुझे ये बताते हैं कि जो मेरा अप्रूवल था वो रिजेक्ट हो गया है और मैं बिल्स के बेस पर रियम्बर्समेंट अपनी कंपनी से ले लूँ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं सारे क्लेम्स के बिल को इकट्ठा करके क्लेम फाइल करता हूँ। तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को रिजेक्ट कर देती है, ये कह के कि ये जो आपने क्लेम किया है इट वॉज जस्ट एन ओपीडी एक्सपेंसेस, यानी कि ये ओपीडी से ही ठीक हो सकता था, इसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ऐसा मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी के सभी रूल्स क्लियर नहीं थे और मैं अकेला ऐसा इंडिविजुअल नहीं हूँ। हर साल लाखों क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ देयर पॉलिसीज़। जी हाँ, पॉलिसीज़ को पूरा पढ़ना हमारी पहली जिम्मेदारी है, लेकिन कई बार हम ये चीज़ भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं और बस प्रॉब्लम आने पर हॉस्पिटलाइजेशन कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बाद में पता चलती हैं, बाद में निकल के आती हैं, और हमारा जो एक अच्छा खासा मोटा बिल हॉस्पिटल ने बना दिया होता है वो इन दी एंड जा करके हमें खुद अपनी ही जेब से पे करना पड़ता है। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी लैक ऑफ नॉलेज और हिडन टर्म्स एंड कंडीशन का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। तो अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ना तो इंश्योरेंस कंपनी और ना ही वो हॉस्पिटल आपकी मदद करने बैठा है। बेसिकली आपको अपनी मदद खुद करनी है अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को अच्छे से जान समझ और पढ़ करके। साथ ही आपको कौन सी पॉलिसीज़ चुननी है, आपकी पॉलिसी में कौन कौन से कवर्स होने चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी पॉलिसी एक्चुअली है क्या। 99% लोगों को एक्चुअली ये पता ही नहीं होता है कि उनकी पॉलिसी काम कैसे करती है और कवर क्या क्या करती है। तो इस वीडियो में हम यही सारी डिटेल्स को डिफाइन करेंगे कि आप एक कंप्लीट प्लान को बाय कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में। साथ ही उसे पढ़ समझ करके एक ट्रस्टेड कंपनी के साथ हेल्थ और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी सभी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। तो इस वीडियो को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम समझेंगे कि आपके इंश्योरेंस में आपको किन चीज़ों की नीड है, और दूसरा पॉलिसी आपकी कवर क्या करती है। इसके बाद दूसरी आती है बात फाइंड अ ट्रस्टेड इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कभी भी किसी सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ ना भागें। ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी को लें जिसमें कि सारे कवर हो और साथ ही वो कंपनी भी क्लेम के लिए ट्रस्टेड हो। तो कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए सही होगा, किस कंपनी के साथ जाना है, वो हम डिसाइड करेंगे यहाँ पर ऑनलाइन। इसके बाद तीसरी बात जो रहेगी वो खर्च करने के बारे में रहेगी, यानी कि कितना एक्सपेंड करें, कैसे एक्सपेंड करें और अकॉर्डिंगली क्लेम कैसे करें। इसके बाद चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो कहाँ, यानी कि कहाँ अप्लाई करना है, कैसे एम्बर्समेंट में जाना है, कैसे आईआरडीए में कंप्लेन करनी है, और अगर इन दोनों से बात नहीं बनती तो कंज्यूमर फोरम में कैसे अप्लाई करना है, सिविल सूट कैसे फाइल करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हाई कोर्ट तक भी कैसे जाना है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है नो योर नीड वर्सेस पॉलिसी कवर। तो आपकी ज़रूरत क्या है पहले तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो पहले तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस को मैं थोड़ा सा तुम्हें बताता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस वर्क कैसे करता है, हाउ हेल्थ इंश्योरेंस वर्क्स। तो देखो जब भी कोई बीमार पड़ता है ना तो 3 स्थिति बनती है। पहला वो नो डॉक्टर्स, यानी कि जब आप माइनर हेल्थ इश्यूज़ को फेस करते हो जैसे कोल्ड कफ, तो इसमें जनरली ना आप ऑन द काउंटर जा कर के यानी कि केमिस्ट वगैरह से दवाई ले लेते हो, जो कि एक्चुअली इलीगल है बट मोस्टली लोग यही करते हैं। अब दूसरी रहता है यस डॉक्टर ओपीडी। अब देखो सेकंड जो ऑप्शन होता है जब आप एक्चुअली ज़्यादा बीमार पड़ जाते हो 2 से 3 दिन, तो आप क्या करते हो ऐसी स्थिति में यू गो टू विजिट अ डॉक्टर, है ना, और वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन दोनों लेते हो। ठीक है, इसे बोलते हैं हम ओपीडी कराना। अब तीसरी चीज़ होती है जब तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है तब होता है हॉस्पिटलाइजेशन, है ना। अब हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है ना पेशेंट का, वो 2 स्थिति में होता है, एक होता है लेस देन 24 आवर्स और एक होता है मोर देन 24 आवर्स। तो जो लेस देन वाला होता है ना उसे तो डे केयर ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो मोस्टली जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है वो डे केयर ट्रीटमेंट ये कवर करती हैं, है ना। डे केयर ट्रीटमेंट ना मिनिमम 4 आवर्स का होता है, मतलब अगर कोई 4 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज होता है
तो वो कवर किया जाएगा। बट फिर भी ना बहुत सारी ओपीडीज़ के जो खर्चे होते हैं ना वो डे केयर में कवर नहीं होते हैं। मतलब कोई भी आपको नॉर्मल जुकाम खांसी उल्टी के लिए कभी भी एडमिट नहीं करेगा, और अगर कर भी लिया तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे क्लेम को रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो अब समझते हैं, देखो तुम्हारे ना एक्सपेंसेस कैसे होते हैं पूरे एक 10 ईयर्स के स्पैन में, मतलब 10 साल में तुम अपने हेल्थ के ऊपर कैसे कैसे पैसा खर्च करते हो। तो ऑन काउंटर ड्रग जो लोग लेते हैं ना, तो वो अगर हम एवरेज मान के चलें कि 1,000 रुपये पूरी फैमिली का भी माना जाए, पूरे साल के लगभग 12,000 रुपये के आसपास हो जाते हैं, और 10 साल में ये 1,20,000 रुपये। तो इस पैसे को ना कहीं कोई कवर ही नहीं करता। अब देखो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस। अब देखो ओपीडी वाले जो चार्जेस होते हैं ना, जब हम डॉक्टर के पास जाकर के कंसल्ट करते हैं, जब उल्टी जुकाम खांसी या ना बुखार लगना, ठंड लगना, या कुछ सीरियस इश्यूज होते हैं, चोट वगैरह लग जाना, तो उस केस में ना हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं होता, लेकिन आपको प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस के संग ना 1,500 तक की आपकी मेडिसिन भी आ जाती हैं, और कई बार ना डॉक्टर कोई छोटा सा टेस्ट भी लिख देता है। और ये साल का लगभग ना 48,000 रुपये अगर मैं पकड़ के चलूँ तो ये 4,80,000 रुपये सिर्फ ओपीडी पे खर्च हो जाते हैं 10 साल में, है ना। ओपीडी पर एक बड़ा अमाउंट खर्च हो रहा है, और बहुत सारी कंपनी, इवन मैं कहूँगा 90% कंपनीज इसको कवर ही नहीं करती हैं। अब इसके बाद आता है हॉस्पिटलाइजेशन। अब अगर एक व्यक्ति एक बार हॉस्पिटलाइज होता है तो उसके प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस, मेडिसिन, टेस्ट, सर्जरीज, भी, उसके बाद आईसीयू चार्ज लगभग 1,70,000 या 1.5 लाख के आसपास लपेटे में हम आ जाते हैं अगर कोई भी व्यक्ति एक बार हॉस्पिटलाइज हो जाए तो, है ना। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, और एक इकोनॉमी क्लास में जीने वाले पर्सन के लिए या मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ा झटके की तरह होता है। ये आपको पुअर भी बना सकता है। तो अगर एक व्यक्ति या उसकी पूरी फैमिली में से कोई भी व्यक्ति 10 साल में 3 बार भी अगर हॉस्पिटलाइज हो जाए तो 5 लाख रुपए तो ऐसे ही उठ जाते हैं। मतलब अगर एक मोटा मोटी पकड़ के चलें कि 10 साल में 5 लाख खर्च हो गए तो एक साल का 50,000 रुपये तो ऑन एन एवरेज आ गया। मतलब अगर आप एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी 20,000 रुपये में लेते हो तो भी आप 10 साल में सिर्फ 2 लाख रुपए ही एक्सपेंड करते हो। जबकि आप अगर एक बार हॉस्पिटलाइज हो जाते हो या 10 साल में 3 बार हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो 2 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का खर्चा हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना। अब देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि ओपीडी चार्जेस बहुत ही कम इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन तो खैर एक्चुअली पॉलिसी है ही, है ना। अब देखो कवर एक्चुअली होता क्या है, एक बार थोड़ा सा मोटा मोटी जान लेते हैं। कवर ऑफ एक्सपेंसेस, जब आप कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाता है ना, तो व्हाट इज़ द एक्सपेंसेस जो खर्चे होते हैं एक्चुअली और जो कवर किए जाते हैं। तो पहला है देखो हॉस्पिटल का ना बेड, ये बड़ा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल का ना, अब आप जनरल बेड लेते हो तो वहाँ 700-800 रुपये का फीस होता है या 1,000 रुपये तक होता है। लेकिन ना जब आप सेपरेट रूम लेते हो ना, रूम चार्जेस एसी नॉन एसी ये 2,000 से मिनिमम स्टार्ट हो करके 10 से लेकर के 15,000 रुपये पर डे भी हो सकता है ना। तो ये इतना बड़ा जो अमाउंट है ना, ये अगर आप 5 दिन के लिए मल्टीप्लाई करें तो 50 से 60,000 रुपये तो सिर्फ इसका हो जाता है। तो अब ना इसमें मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी तुम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो ना, तो रूम रेंट चार्जेस में ना कोई कैपिंग ना हो, कोई लिमिट ना हो। अनलिमिटेड हेल्थ इंश्योरेंस में आपका रूम रेंट चार्जेस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ना अपनी लिमिट से ज़्यादा का जब रूम रेंट ले लेते हो तो अकॉर्डिंगली आपके प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस, आपके मेडिसिन चार्जेस और आपकी सारी सर्जरीज़ के पैसे जो होते हैं अकॉर्डिंगली डिडक्ट हो जाते हैं। मतलब प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर करती है कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब यानी कि जब आप हॉस्पिटलाइज होने वाले थे उससे पहले के 30 दिन के एक्सपेंसेस और उसके बाद के एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। उस दौरान डॉक्टर की विजिट, यानी हॉस्पिटल में आने वाले सभी डॉक्टर जो आपको देख के जाते हैं वो कम्प्लीटली इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू फ्री हो जाते हैं। मेडिसिन और स्कैन, लैब टेस्ट एट हॉस्पिटल, ये सब कुछ उसी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर क्लेम हो जाता है। अब ये होगी सर्जरी चार्जेस, सम कंज्यूमेबल्स। अब ना जब भी आप एक पॉलिसी लोगे ना तो उसमें कंज्यूमेबल को राइडर के थ्रू जरूर कवर करा लेना। थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे पर कंज्यूमेबल कवर कराने से बड़ा फ़ायदा होगा। अब इसके बाद एम्बुलेंस एक्सपेंसेस। तो देखो अगर तुम अपने शहर में यानी किसी छोटे शहर में रहते हो ना, तो एम्बुलेंस का जो खर्चा होता है वो अगर 10,000 रुपये तक, 15,000 रुपये तक भी कवर है तो सफिशिएंट है। आईसीयू का रेंट भी कवर हो, वेटिंग पीरियड भी मिनिमम हो,
प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ भी कवर हो ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बनानी है। ओके, अब ये ओपीडी चार्जेस जो है ना, ये जो है ना बड़ा ही ज़्यादा डेंजरस होता है। जैसा कि मैंने तुम्हें ऊपर कैलकुलेशन बताया कि 10 साल में लगभग 5 लाख रुपए तुम ओपीडी पर ही दे दोगे, है ना। तो अगर किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ओपीडी कवर भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा की तरह है। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस की डेफिनेशन और क्या कवर चाहिए वो अब इस वीडियोस में समझ गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑनलाइन जा करके अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देखनी है। सेकंड पॉइंट हमारा है फाइंड अ ट्रस्टेड पॉलिसी। जब हम ऑनलाइन जा करके पॉलिसी चेक करेंगे तो हमें क्या क्या देखना है, हमें ऐसी पॉलिसी ढूंढनी है जो ऑल एक्सपेंसेस कवर कर सके, है ना, ऐसा प्लान ढूंढना है। और लीस्ट वेटिंग पीरियड हो, है ना, उसमें जो डिजीज़ हैं उसके लिए वेटिंग पीरियड कम से कम हो, है ना। बेस्ट कस्टमर सपोर्ट हो, कस्टमर सपोर्ट 24 आवर चालू रहे, है ना। और ट्रस्टेड कंपनी हो। अब ट्रस्टेड कंपनी तो देखो ऐसे तो हम किसी को बता नहीं सकते, बट हाँ ये कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी ज़्यादा ट्रस्टेड होती हैं एक प्राइवेट कंपनी से। लेकिन बट आपको पूरी कोशिश यही करनी होती है कि जैसे भी करके मेरा इंश्योरेंस का अगर वो जेन्युइन क्लेम है तो वो क्लेम हो ही। अब इजी क्लेम प्रोसेस हो, है ना। अब क्लेम प्रोसेस तो भैया इजी किसी का भी नहीं है, क्योंकि भाई इंश्योरेंस अगर सबको ही दे दिया जाएगा तो फिर कंपनी ही डूब जाएगी। तो इसलिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि क्लेम वही करना है जो कि जेन्युइन है ना। और अगर जेन्युइन है तो छोड़ना नहीं है। अब हॉस्पिटल की नेटवर्क जिसके सबसे ज़्यादा बड़े हों उसका ही इंश्योरेंस लेने से ये होगा कि आपकी सिटी में और आपकी नियर बाय सिटीज़ में भी अगर आपको अचानक सडनली हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो जितने ज़्यादा नेटवर्क होंगे उतने ज़्यादा आपके पास चॉइस ऑफ वेरिएशन होंगे, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉलिसी बाजार पर जा करके सबकी टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल में पढ़ेंगे। तो पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर हम फटाक से आ गए हैं और मैं यहाँ पर ऊपर डिटेल दिखा देता हूँ कि ये मैंने सेल्फ के लिए प्लस अपनी स्पाउस के लिए और प्लस एक चाइल्ड के लिए ये डिटेल बना के रखी हुई है। आगरा सिटी मैंने टैग की हुई है ना। तो यहाँ पर करेंटली मेरे को 93 प्लान्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर आ रहा है केयर का प्लान। अब केयर जो है ना पहले रैली गियर के नाम से हुआ करता था और इसके करेंटली ना 11 प्लान है। यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा ये तो बेसिकली क्या है कि पहली चीज़ तो ये सस्ते प्लान की तरफ भागना नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लान सस्ता होगा उतना ज़्यादा कवरेज कम होगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी दिखाता हूँ कि केयर का जो ये विकास प्लान है ना, ये आपको सिर्फ जर्नल वार्ड ऑफर करता है, शेयर्ड रूम विद 4 और मोर बेड्स। तो भैया 4 और मोर बेड्स तो जर्नल डिपार्टमेंट में ही होंगे, है कि नहीं। तो देखो जितना ज़्यादा सस्ता इंश्योरेंस उतना ज़्यादा प्रीमियम भी कम होगा। तो अब मैं इस विकास को चेंज करके ना इनका केयर सुपर वैल्यू प्लान जब ऐड करता हूँ ना तो देखना यहाँ पर प्रीमियम 500 से 700 चला गया। तो कितनी जल्दी प्रीमियम बढ़ गया जब हमने एसी प्राइवेट रूम की डिमांड की। अब इस रूम की डिमांड में भी ना कैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 2000, 2500, 5000 रुपये की कैपिंग है ना तब भी ऐसे पॉलिसी को नहीं बाय करना है जिसमें रूम रेंट पर कैपिंग हो। अब देखो नो रूम रेंट लिमिट। अब ये केयर का जो प्लान है जो 900 रुपये हमें दिख रहा है ना, ये कह रहा है नो रूम रेंट लिमिट। अब क्योंकि नो रूम रेंट लिमिट है तो मतलब यानी कि जितने भी मैं क्लेम करूंगा या जो भी मेरे मेडिसिन क्या जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे कवर होंगे। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, कंज्यूमेबल के लिए राइडर लेना है ना। तो पहले तो मैं केयर की एक पॉलिसी को उसमें अल्टीमेट केयर में डाल लेता हूँ। तो अब देखो एक ना बात आती है कि आप कवर कितने का चाहते हो। तो देखो कवर कितना लेना है ना, इसको समझने के लिए ना आप सिंपली अपने पर्टिकुलर सिटी की या अपने फैमिली की रिक्वायरमेंट के थ्रू इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा एज के हैं और या उनको कुछ बीमारियां पर्टिकुलरली रहती हैं तो आप ना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का कवर लें। अगर आप किसी स्मार्ट सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर हेल्थ एक्सपेंसेस बड़े ही कॉस्टली होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो वहाँ पर आप मिनिमम 10 लाख रुपीज़ का कवर तो ले करके चलें। तो अब दूसरा मैं एक पॉलिसी लेता हूँ नीवा भोपा की, ठीक है। अब नीवा भोपा भी ना एक जाना माना नाम है प्राइवेट इंश्योरेंस में, काफ़ी अच्छा हूँ। अब देखो हमारा सबका टाटा पे बहुत ज़्यादा भरोसा है तो हम टाटा की पॉलिसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो तीसरी पॉलिसी हम उठाते हैं यहाँ से टाटा की, है ना। अब ये तीनों को हम ना कंपेयर करके इसकी डिटेल निकालेंगे, लेकिन अभी हम एक काम करते हैं, देखते हैं गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं क्या जहाँ यहाँ पर जो ऑफ़र कर रही हैं इंश्योरेंस। तो देखो हाँ आपके पास परिवार नाम से नेशनल इंश्योरेंस का ऑप्शन है। इसके अलावा न्यू इंडिया इंश्योरेंस का भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल है। प्रीमियम देखिए इसका 1000 यानी कि लगभग 1100 के आसपास आ रहा है, जबकि आप जब केयर की पॉलिसी देख रहे थे तो वहाँ 500 से 700 का प्रीमियम आ रहा था। तो प्रीमियम इनका ज़्यादा रहेगा लेकिन गारंटी इनकी
बाकियों से बेटर है कि नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं। इसके अलावा मैंने जो अभी फ़िलहाल टाटा और नीवा भोपा सेलेक्ट किया है तो वो भी वन ऑफ द बेस्ट ही हैं। अब जब मैं कंपैरिजन में जा क्लिक करूँगा ना, तो अब यहाँ पर ये डिटेल में कंपैरिजन बनाएगा और बताएगा कि क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें कवर नहीं हो रही हैं, और मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ों का कवर लेना है। तो पहली चीज़ इस पे हम बात करेंगे वो है रिस्टोरेशन ऑफ कवर। तो मतलब जैसे कि अगर आप एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए एडमिट हुए और वहाँ पर आपका लगभग 5 लाख रुपए कंज्यूम हो गया, तो ना कंपनी ये ऑफ़र करती है कि हम हर 5 लाख को अनलिमिटेड टाइम्स तक रिस्टोर कर देंगे। लेकिन वो रिस्टोरेशन ना पर्टिकुलरली उस बीमारी के लिए नहीं होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति हार्ट डिजीज़ के लिए एक बार एडमिट होता है तो वो दोबारा हार्ट डिजीज़ के लिए अगर उसी साल में एडमिट होता है तो उसको पैसे उस चीज़ के लिए नहीं मिलेंगे। मतलब अगर उसका 5 लाख रुपए तक कंज्यूम हो गया है, मतलब अगर 2 बार एडमिट हुआ 2.5 लाख रुपए खर्च हुए तो कंज्यूम हो जाएगा वो पूरा 5 लाख तक। लेकिन अगर पहली बार में 4 लाख हुआ और उसके बाद दूसरी बार में फिर उसका 5 लाख खर्च होता है तो वो 5 में से सिर्फ 1 ही लाख रुपए कवर बच रहा है उसका, तो वही मिलेगा उसको, बाकी का नहीं मिलेगा। मतलब रिस्टोरेशन कवर बेनिफिट सिर्फ इतना है कि आप का जो रिस्टोरेशन हो जाएगा, लेकिन उस पर्टिकुलरली बीमारी जिसके लिए आपने पहले क्लेम किया था अगर वो 5 लाख रुपए तक कंज्यूम हो चुकी है करेंटली, क्योंकि मैंने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया, सम एश्योर्ड अमाउंट तक कवर हो चुकी है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिस्टोरेशन बेनिफिट जो है वो ऐसे काम करता है। रिन्यूअल बोनस है, जब आप किसी ईयर में कोई क्लेम नहीं करते तो 2.5 लाख 3 लाख रुपए आपके रिस्टोरेशन मतलब आपके जो पॉलिसी का जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है उसमें ऐड कर दिया जाता है। मतलब 5 लाख की पॉलिसी थी, अगले 3 साल तक कोई कवर नहीं लिया हमने तो, या कोई क्लेम नहीं लिया हमने, तो हमारे पॉलिसी अब 7.5 लाख रुपए तक की हो गई है। लेकिन अब एक समस्या ये है कि जब इसका रिस्टोरेशन होगा वो 5 ही लाख रुपए तक होगा, 7 लाख का नहीं होगा। अब देखो इसमें ना यहाँ पर लेकिन केयर में कह रहा है कि नो रिडक्शन इन केस ऑफ क्लेम, मतलब यानी कि एक बार 7.5 का कर दिया तो अब 7.5 का ही रहेगा हर बार रिस्टोर होने पर, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फ्री हेल्थ चेकअप्स, तो देखो इनमें सब में फ्री हेल्थ चेकअप आ रहे हैं। इसमें कहा है अवेलेबल एज एन ऑप्शनल कवर, तो मतलब यानी कि इसको ऐड करके ले सकते हैं, राइडर के थ्रू अवेलेबल होगा। इसमें यहाँ कह रहे हैं इंडिविजुअल मैक्सिमम 5,000 पर पर्सन, फैमिली फ्लोटर 10,000 पर पॉलिसी। मतलब फ्री हेल्थ चेकअप 10,000 रुपये तक कवर हो जाएंगे। तो मतलब नीवा भोपा की ये जो पॉलिसी है इसमें थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा है बाकियों से। अब इसके आगे बढ़ते हैं और हम बाकी चीज़ें देखते हैं। रूम रेंट एनी कैटेगरी, अब ये बड़ा अच्छा है कि रूम रेंट किसी भी कैटेगरी में है, तो यानी कि यहाँ पर तीनों ही पॉलिसी सक्सेसफुल दिखाई पड़ती हैं, है ना। रिस्टोरेशन के कवर में भी तीनों 5 लाख पर हैं। बोनस रिन्यूअल बोनस में भी एक 7.5 देती है, दूसरी 5 और तीसरी 2.5 देती है। चलो ठीक है, इस पे रिन्यूअल बोनस पे उतना फोकस नहीं करेंगे। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इस समय हॉस्पिटल आपको दिख रहे होंगे ना वो मेडिकेयर प्राइम यानी कि टाटा के दिख रहे होंगे। इसके बाद दूसरा अपना केयर का है और तीसरे नंबर पे नीवा भोपा का है। अब इसके बाद प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज की बात करें तो तीनों ही 60 डेज़ कवर करते हैं, लेकिन जो टाटा है वो केवल 90 डेज़ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है, बाकी दोनों 180 दिन कवर कर रहे हैं। चलिए अब ये एक बड़ी चीज़ है, यहाँ पर टाटा से ये जीत रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम की बात नहीं करेंगे, कोई नहीं यूज़ करता। एम्बुलेंस में देखिए कवर जो है अप टू 10,000 ही है केयर की पॉलिसी में, जबकि बाकी लोग जो हैं नीवा भोपा 5 लाख तक कवर देता है और कवर अप टू 5,000 टाटा देता है। तो इस केस में ना ये सारी चीज़ें ना जब आप आपका बंदा हॉस्पिटलाइज होता है या आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो ना उस टाइम पर आपके पास ना एक चार्ट होना चाहिए, एक पेपर जिस पे ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई आपके पॉकेट में एनी टाइम पड़ी होनी चाहिए, या फिर आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई मैं क्या बोलते हैं अपने पेरेंट को या XYZ किसी को भी जब लेके जा रहा हूँ तो एम्बुलेंस अगर मैंने बुला ली है तो एम्बुलेंस का जो अमाउंट होगा वो 5,000 रुपये तक ही होना चाहिए, है ना, नहीं तो ये अनकवर हो जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ होंगी जिन्हें आपको या मैं प्राइवेट एम्बुलेंस बुला लूँ अगर ये ऊपर जा रहा है तो उनकी हॉस्पिटल वालों की एम्बुलेंस अगर 10,000 रुपये चार्ज कर रही है तो मैं क्यों ना अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस बुला लूँ। तो वो थोड़े से डिसीजन होंगे जो आपको उस टाइम पे थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे लेने में, बट आपको लेने पड़ेंगे। अब ये देखिए मिड ईयर मेंबर एडिशन, यानी कि कोई नया बच्चा वगैरह होता है तो उसका एडिशन किस तरीके से होगा, है ना। ई कंसल्टेशन तीनों में ही अवेलेबल है, यानी कि आप ऑनलाइन डॉक्टर से बात करके फ्री में दवाई वगैरह प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। हालांकि लोगों को किस चीज़ में मज़ा आता है, लोगों को आता है मज़ा डॉक्टर से मिल करके अपनी समस्या को बताने में, तभी उनको मिलता है मोस्टली सेटिस्फैक्शन। अवेलेबल एज एन ऑप्शन कवर, तो मैं केयर वाले कहते हैं कि भैया आउट पेशेंट कंसल्टेशन बेनिफिट जो है वो सिर्फ क्या बोलते हैं
एज ए राइडर मिल पाएगा, अवेलेबल एज एन ऑप्शनल कवर। तो नीवा भोपा भी यही कहता है, जबकि जो टाटा की पॉलिसी है उसमें अप टू 5,000 फॉर जनरल ट्रीटमेंट एंड अप टू 10,000 डेंटल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मतलब 5,000 रुपये तक प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस इंक्लूडिंग मेडिसिन और टेस्ट में आपको 1 साल में दे दिया जाएगा। तो ये पॉलिसी यहाँ पर इसलिए बेटर दिखाई पड़ती है। हालांकि प्रीमियम के बेस पर ये प्रीमियम बाकियों से ज़्यादा चार्ज कर रही है। अब ये कुछ वेटिंग पीरियड के ऑप्शंस हैं जिसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। लेकिन ना अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि भाई आपने ये तो बताया ही नहीं कि अल्टीमेटली खरीदनी कौन सी है। तो देखो, अगर तुम किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ जाना चाहते हो तो नीवा भोपा, टाटा AIG, मणिपाल सिग्ना, ये कुछ ऐसी पॉलिसीज़ रहेंगी जो कि ना आपको बेटर सर्विसेज दे पाएंगी। लेकिन हालांकि इन दी एंड मैं आपको यही कहूँगा कि आपको अपनी पॉलिसी के अंडर में ही क्लेम करना है और जो भी क्लेम किया है उसकी पूरी डिटेल्स फाइल करते हुए ही क्लेम लेना है। मतलब कोई भी कमी ना रह जाए आपकी साइड से। तो अगर आपको OPD कवर कराना है, जो कि मैं अब बताने वाला हूँ, तो OPD ने करेंटली बहुत कम ही कंपनीज़ कवर करती है, जिसमें कि ना OPD वाला जो ऑप्शन है ना, ये सबसे हम नीचे चले जाते हैं। एक तो यहाँ टाटा में मैंने आपको बताया था कि 5,000 रुपये सालाना कवर हो रहा है, और सबसे बेस्ट जो कवर है ना वो मणिपाल सिग्ना का है। तो मणिपाल सिग्ना का ना मैं प्लान आपको दिखाता हूँ, जिसमें ना मिनिमम 20,000 रुपये तक का कवर हो जाता है 1 साल में OPD, और मैक्सिमम ये 50,000 रुपये तक हो सकता है। पॉलिसी की सबसे बात अच्छी मुझे ये लगी, OPD यानी कि डॉक्टर से जब आप प्रिस्क्रिप्शन लेने जाते हो, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो 20,000 रुपये तक इस पॉलिसी में कवर है ना। और अगर आप चाहें तो इसे बढ़ा करके 30 से 50,000 रुपये तक भी दे सकते हैं, एडिशनल 2,000 रुपये का प्रीमियम डाल करके। ठीक है, तो अगर आप OPD के साथ चूज़ करना चाहते हैं तो मणिपाल सिग्मा सबसे बेस्ट रहेगा, जो 50,000 रुपये तक का 1 साल का कवर ले लेगा, है कि नहीं। और अगर आप दूसरी किसी कंपनी के साथ जाना चाहते हैं या आपको ट्रस्ट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाली पर, तो आप न्यू इंडिया एश्योरेंस और ओरिएंटल के साथ जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इनके साथ में TPA काम करता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि इनके क्लेम को फाइल करने में क्लोज करने में हेल्प करता है। और ये TPA वाले ना थोड़े से डिस्टर्बिंग होते हैं, क्योंकि मैंने इसको एक्चुअली फेस किया है। तो मैं एडवाइस यही करूँगा कि आप जब भी कोई पॉलिसी खरीदें तो पॉलिसी थोड़ी सी महंगी ज़रूर हो पर कवर सारे मिले, है ना। अगर ज़्यादा जानकारी के लिए आप किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को जब चूज़ कर लेते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बता करके पूछ सकते हैं, और मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या कवर रह रहा है कि नहीं। तो अगर वो कवर रहने के बाद भी वो पॉलिसी आपको सही लगे तो आप उस पॉलिसी को खरीद पाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में मुझसे पूछ लें। तो अब फटाफट से वापस आते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो देखो, बहुत सारे लोगों को ना एक्चुअली ये सिस्टम पूरा पता भी नहीं है कि किस तरीके से क्लेम होता है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ना मैं अपना प्रोसेस बताता हूँ, यानी एक सिंपल प्रोसेस बताता हूँ, जिसमें क्या होता है, आप सबसे पहले क्या करना है, चेक द नियरेस्ट कंफर्टेबल हॉस्पिटल विद कैशलेस फैसिलिटी। मतलब यानी कि उस नेटवर्क्स में से ना आपके शहर में होंगे 20-25 होंगे। अब उसमें से कौन सा आपको सबसे क्लोज कंफर्टेबल लगता है, जिसमें आपको लगता है कि इलाज कराना ठीक ठाक रहेगा। अब उसका कारण ये है कि बहुत सारी गुडविल लोकल लेवल पे भी बनती है, लोग जिसके बारे में बात करते हैं, आपको उसी में से कोई चूज़ कर लेना होता है कि नहीं। अब ये काम ना किसी भी व्यक्ति के बीमार पड़ने से पहले ही पॉलिसी लेते समय ही कर लेना चाहिए। हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें किस हॉस्पिटल में जाना है। अब अगला काम, जब आप पेशेंट को लेके जा रहे हैं, आस्क द हॉस्पिटल एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट TPA डिपार्टमेंट टू टेक अप्रूवल विद इन 24 आवर्स। अब वो ना डिले करने की कोशिश करते हैं फॉर्म भरने के बाद, कि भैया अगर हमने सच सच बता दिया कि ये चीज़ कवर नहीं होगी या पॉलिसी क्लेम नहीं होगी या कैशलेस नहीं होगा, तो कहीं पेशेंट को ले करके उसके गार्डियंस चले ना जाएं। तो ना वो लोग क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि अप्रूवल अभी डिले हो रहा है, और इन दी एंड वो क्या करते हैं, वो आपको बिल प्ले पकड़ा करके कहते हैं कि रिम्बर्समेंट करा लीजिएगा। तो ना ऐसे केसेस से बचने के लिए तरीका ये है कि टाइमली आपका अप्रूवल आ जाए, और अगर अप्रूवल नहीं आ रहा है तो आप खुद से कस्टमर केयर को इंटीमेट भी करते हैं और उसी समय उनसे पूछ भी सकते हैं कि कैशलेस क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। और अगर रिजेक्ट कर ही दिया गया है तो उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि क्या आपको इलाज उसी हॉस्पिटल में कराना है या आप दूसरे हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे, है ना। तो अगर कैशलेस रिजेक्ट होता है तो आपको डिसीजन अपने मन से बनाना है, चेक। तो अब ये कुछ स्टेप हैं जैसे कैसे आपको अपना क्लेम फाइल करना होता है। तो आप इसे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं पाएंगे। तो मैं भी
इस चीज़ को डिफाइन डिटेल में नहीं करूँगा, है ना। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर आप एक बार देखना चाहें तो ज़रूर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ लिस्ट हैं डॉक्यूमेंट्स की जिनकी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, है ना। टिप्स टू अवॉइड क्लेम रिजेक्शन, एक बार थोड़ी बात करेंगे। डू नॉट हाइड एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन से रिलेटेड। अगर कोई मिस भी हो गई है तो आगे फ्यूचर में उसे बता दें। कॉन्टैक्ट द इंश्योरर स्पेसिफिक टाइम लिमिट, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और यानी होते ही आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म भी करना है अथॉरिटीज़ को, है कि वाइटल डॉक्यूमेंट सिक्योरली इंक्लूडिंग मेडिकल रिपोर्ट्स एंड सबमिट देम फाइलिंग अ क्लेम। मतलब ट्रीटमेंट विद इन नेटवर्क हॉस्पिटल, तो नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर ही ट्रीटमेंट कराएं। अगर अब लास्ट बात करेंगे फाइट फॉर क्लेम टिल कोर्ट। अब है ना, अब देखो सारे की चीज़ मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आपको अपना रीज़न पता होना चाहिए कि आपका क्लेम रिजेक्ट क्यों हुआ है ना। रीड द पॉलिसी एंड मैच द रीज़न ऑफ क्लेम रिजेक्शन, है ना। रिजेक्शन को मैच करें अपनी पॉलिसी के साथ, अपने एडवाइज़र से भी बात करें। कॉल इंश्योरेंस ओम्बर्समेंट एंड IRDA पोर्टल फॉर क्लेम एंड कंप्लेंट्स। IRDA का भी अपना पोर्टल है, इंश्योरेंस ओम्बर्समेंट का भी पोर्टल है। इसके अलावा कंज्यूमर फोरम में भी डाल सकते हैं, उसके बाद फिर सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में जो कंज्यूमर होता है उसी की जीत होती है और इंश्योरेंस का पूरा पैसा विद इंटरेस्ट और पेनल्टी कंपनी को देना पड़ता है, और ये हज़ारों केसेस में ऐसा हुआ है। लेकिन जहाँ कस्टमर दम तोड़ देता है वो ये कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। भाई तुम्हारा पैसा जेन्युइन है तो थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, उन्हें क्लेम देना पड़ेगा। तो अगर मेरी बात से करते हैं एग्री और है मेरे साथ पूरी तरह से सहमत, तो वीडियो को करेंगे लाइक और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।